بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. Assalamu alaikum and welcome everyone to professional coaching. आप तमाम लोगों को एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोफेशनल कोचिंग एक सेशन का आगाज़ हम करने जा रहे हैं जिसका मेन पर्पस कनेक्टिंग द पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारी डिमांड ऑफ एनिमल प्रोटीन बढ़ती जा रही है, हमारे नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एवरी ईयर बढ़ रहे हैं और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एग्री बिजनेस के अंदर स्पेशली एनिमल प्रोटीन के अंदर काम करने की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने सीनियर्स की कंसल्टेशन और उनकी गाइडेंस के अंदर हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम हमने प्रोफेशनल कोचिंग रखा। और इसका मेन पर्पस क्या था कि हम रिविजिट करें, रिव्यू करें और दोबारा चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि आने वाले टाइम के साथ हमने चीज़ों को कोप अप करना है और उन नई चीज़ों को सामने लाना है जो कि आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है, आपके इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, आपके जो एकेडमिया है उसके लिए ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सीरीज़ ऑफ सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे और मुख्तलिफ चीज़ों को हम कवर करेंगे। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि एनिमल वेलफेयर के ऊपर है। तो मैं कल अपनी सर्च कर रहा था तो उसके अंदर मैंने कुछ लाइनें जो एनिमल वेलफेयर के बारे में पढ़ी, मैं वो पहले आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज एनिमल वेलफेयर। An act towards an animal which is against the natural instinct and behavior of the animal has negative effect on the health of animal, including overdriving, beating, mutilation, starvation, thirst, and overcrowding and all other ill treatments that's come under the animal welfare के अंदर ये तमाम चीजें इनको as a component हम consider करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त इसके ऊपर बहुत सा काम पाकिस्तान में हो रहा है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज एक बड़ी रिनाउन और बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी को मदऊ किया है जो कि प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रबानी साहब हैं, जो इस वक्त डीन हैं फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज यूआस में और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। और सर को इनवाइट करने से पहले मैं आज बताता चलूं कि आज के हाउस रूल, आज हम कोशिश करेंगे कि आज की जो हमारा सेशन है हम इसको 4 हिस्सों में स्प्लिट करें। पहले हिस्से में हम कुछ एनिमल वेलफेयर के बारे में बात करें, फिर हम रोल्स ऑफ वेटरनरियन की बात करें, फिर पीवीएमसी का रोल जो एनिमल वेलफेयर स्ट्रेटेजी के ऊपर है उसको कैसे हम डिफाइन करें, और आखिर पे हम आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का भी टाइम देंगे। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपके जो भी सवालात हैं वो आप चैट बॉक्स में सवाल डालते जाएं और टाइम टू टाइम जब हम इन तमाम जो अपनी तफसीलात हैं इनसे जब फारिग होंगे तो फिर हम उन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अंदर तशनगी रह जाए तो हम उनको बाद में भी जो है उनको कोशिश करेंगे कि हम उनका आंसर करें। तो मैं दावत दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रबानी साहब को कि सर आप हमें बताएं कि एनिमल वेलफेयर बेसिकली है क्या और इसके ऊपर इस वक्त जो दौरे हाजिर के ऊपर क्या काम हो रहा है। वेलकम टू प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रबानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम बड़े ही एक अहम टॉपिक के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। और रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे जैसे कि आपने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मेरी बताई, तो एक और जिम्मेदारी भी इस हवाले से एनिमल वेलफेयर के हवाले से मुझ पे आयद की है, जो कि मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑनररी सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट ने 3 माह पहले लगाया, जो कि सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स है। तो ये एसपीसीए इदारा है जो कि इनसाइड यूवास वाक़या है
और इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेटर ऑन इस पे बात करेंगे। तो मेरी दानिश में ये जो एनिमल वेलफेयर है, ये बेसिकली एनिमल की वेल बीइंग के साथ मुताल्लिक है। और एनिमल की जो वेल बीइंग है वो डिपेंड करती है 3-4 पिलर्स के ऊपर बेस करती है वो, जिसमें से एक है कि हम उसकी जो सही देखभाल करें, उसकी जो केयर है उस हवाले से हम उसको देखें, उसकी सही मैनेजमेंट करें। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, केयर एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर उसकी जो इंस्टिंक्ट है, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो नेचर के अंदर जिस तरह उसने थ्राइव करना है, वो सारी चीज़ों का लिहाज जब हम रखेंगे तो ही हम उसको सही मैनेजमेंट और सही उसकी टेक केयर की बात होगी। तो उस अम्ब्रेला में ये फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा इसकी खुराक का, इसकी डाइट का ख्याल रखना कि तभी वो अपने जो है वो हेल्थ को भी मेंटेन रख सकेगा और अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो उसकी पूरी हो सकेंगी। तो एक्सेस टू जो है वो डाइट और फूड, ये उसका एक राइट है। और इस हवाले से जो शेल्टर है उसका सही जगह पे मौजूद होना, ये भी उसकी ओवरऑल वैसे मैनेजमेंट में ही आता है। मगर उसकी जो शेल्टर है, और फिर ये है कि उसको बीमारियों से वो बच सके, पाक रह सके, तो उसकी हेल्थ का मामला जो है वो देखना, ये भी सारा उसी के अंडर आता है। और फिर ये है कि उसको किसी भी क्रुएल्टी से बचाया जाए, और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिन पे आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। मगर ये मैं समझता हूँ कि हॉलिस्टिकली जो एनिमल वेलफेयर को डिफाइन करती हैं ये सारी चीज़ें, कि हम एनिमल का जो है वो उसकी वेलफेयर का, उसकी वेलबींग का ख्याल रखें। आई थिंक आपने बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल वेलबींग है, जिसके अंदर उसका रहना, उसकी खुराक, उसका जो एनवायरनमेंट है, उन तमाम चीज़ों को उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट के मुताबिक रखना, ये एनिमल वेलफेयर के अंदर आता है। अच्छा सर, जब हम एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं तो हम अगर पुराना डिग आउट करें तो पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1890 मौजूद है। तो अगर हम उस एक्ट को देखें और आज अगर हम 2021 में देखें, तो जो उस एक्ट और आज की जो आप जो गुजारिशात हैं या जो आप इंटरवेंशंस करने जा रहे हैं, उनके अंदर कितना गैप है और हम उसको कब तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसमें बुनियादी तौर पे ये जिस एक्ट का आपने हवाला दिया है, ये बुनियादी तौर पे ये आप देखें कि ये ब्रिटिश दौर था, और उस दौर में 1890 में ये एक्ट बनाया गया, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इम्प्लीमेंटेड था। तो जब पाकिस्तान बना तो जाहिर है यही एक्ट फिर पूरे पाकिस्तान पे लागू हो गया। और पाकिस्तान में फिर आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो एनिमल रिलेटेड एक्टिविटी थी वो प्रोविंशियल चैप्टर हो गया। तो जो फेडरल एक्ट होते हैं वो उनकी कानून के लोग बेहतर समझते हैं कि वो जब तक के सूबाई लेवल पे उसकी कोई रिप्लेसमेंट में उसके एक्ट और रेगुलेशन अपने तौर पे असेंबली पास ना कर दे, तो वो फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्ट होता है वो प्रिवेल करता है। तो इस हवाले से अभी तक चूंकि प्रोविंशियल लेवल पे कोई मुकम्मल फॉर्म में पंजाब ने उसमें काफ़ी डेवलप किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, मगर इस हवाले से बाकी सूबों में चूंकि कोई रिप्लेसमेंट एक्ट नहीं बना, तो अभी वही एक्ट मौजूद है। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उसके रूल्स और रेगुलेशन उस 1890 के एक्ट के तहत बनते रहे हैं, जिसमें कि जो लेटेस्ट जो इश्यूज आए एनिमल वेलफेयर के हवाले से, उनको, चूंकि एक्ट एक ग्रॉस अम्ब्रेला एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके तहत आप रूल्स और रेगुलेशन बना सकते होते हैं। तो मुख्तलिफ मौक़ों पे बने, और मगर वो जो बने भी, वो इतनी तेज़ी से इस शोबे में नए डायनामिक्स आ रहे हैं और नई फॉर्म आ रही हैं, दुनिया इस शोबे को समझ रही है, और इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो कि सामने आ रही हैं, क्रुएल्टी की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो सामने आ रही हैं। तो अब ज़रूरत तो है इस अमल की कि हम एक तो सूबाई लेवल पे हम अपना अपना इसके तहत प्रॉपर एनिमल वेलफेयर का एक्ट बनाएं, और उसके नीचे जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं,
जो एक्शन प्लान है वो सारे डिटरमिन करें। तो आगे चल के मैं आपके सवालों के जवाब में बताऊंगा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस सिलसिले में क्या कर रही है और बाकी सूबों में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आई थिंक वो अगेन मैं आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि एक अम्ब्रेला एक्ट तो मौजूद है, आप लेकिन अब सूबाई साइट के ऊपर हमें ये काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपने क्रुएलिटी की बात की, तो सर हम ये जान सकते हैं कि व्हाट आर दी एंटी क्रुएलिटी मेजर्स, जो कि अगर पंजाब की हद तक देखा जाए तो क्या ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जो एंटी क्रुएलिटी के ऊपर जो है ना वो काम कर सकें या उसकी प्रिवेंशन पे काम करें? थोड़ा सा उनको अगर आप हाईलाइट करें। इसमें बुनियादी तौर पे जो काम होने जा रहा है वो एक मेजर पैराडाइम डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है सर, पहले भी लॉस्ट चले यू सर। ठीक है। जी जी। तो इसमें ये है कि एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है जो पंजाब में होने जा रहा है। और वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि डॉग किलिंग से डॉग बर्थ कंट्रोल या डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ गवर्नमेंट जो है वो मूव कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े ही अप्रिशिएबल ये है ये स्टेप के पहले डॉग्स को स्ट्रे डॉग को खास तौर पे मारा जाता, अब गवर्नमेंट चीज पे इसको शिफ्ट करता है तरफ कोकिया और एसपीसीए ने इसके ऊपर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के दिया। वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ वो डिलिब्रेट किया गया। वो एक लंबी डिटेल है, वो कोई सवाल होगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। मगर अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लॉ डिपार्टमेंट से वेट होके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से चीफ मिनिस्टर ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट जा चुका है। और वो अगली जो कैबिनेट की मीटिंग है जहां वो अप्रूव होना है उसके एजेंडे के अंदर वो चला गया है। तो जो भी अपकमिंग मीटिंग होगी कैबिनेट की तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें ये अप्रूव हो जाएगा। और गवर्नमेंट की सीरियसनेस इससे भी जाहिर है कि अभी ये पॉलिसी अप्रूव नहीं हुई तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्लान भेजा उसमें पहले साल के लिए 74 मिलियन, यानी जो आपका अंदाजा है कि जून के महीने में बजट पे कितना स्ट्रेस होता है, तो 74 मिलियन बाकायदा ट्रांसफर कर दिया गया है। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस बाकी सारे हमारे ऑफिसेज इसको मिनट टू मिनट फॉलो कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर टेंडर डॉक्यूमेंट दे के इस पे कोटेशंस ले ली हैं, उनकी चीज़ों की परचेज शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे आप सवाल करेंगे मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देता जाऊँ। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ऑलरेडी 74 मिलियन जो है वो रिलीज हो चुके हैं। जैसे कि आपने एसपीसीए का जिक्र किया, तो क्या एसपीसीए जो है वो सिर्फ पंजाब में काम कर रहा है या वो नेशनल लेवल पे भी डिफरेंट बाकी सूबों में भी काम कर रहा है सर? ये बस एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे हम अफसोस कर सकते हैं और हमें इस पे कोशिश करनी चाहिए। मैं होपफुल हूँ कि बाकी सूबे भी इस हवाले से काम करेंगे। और मेरा ख्याल है कि शायद पहला केपीके जो है वो दूसरा सूबा होगा जो इस हवाले से आगे चलेगा। हम उनको हर तरह की यहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें हैं वो हम भिजवा रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि केपी जो है वुड बी द नेक्स्ट प्रोविंस हु वुड बी हैविंग दिस टाइप ऑफ एसपीसीए। हमारे पंजाब में भी आपको पता है कि ये अभी 17 डिस्ट्रिक्ट में इसका है। तो अगला हम इसकी एग्जेक्टिव की मीटिंग रख रहे हैं तो जिसमें हमारा ख्याल ये है कि हम बकाया जो टोटल 36 सूबों तक इसका वो जो है एक्सपेंड कर दें इसको, और गवर्नमेंट की परमिशन के साथ हम इसको बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी चली जाए, क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट पे लागू होनी है। तो वहाँ पे हमारा वहाँ पे स्टाफ मौजूद होना चाहिए जो जब न्यूट्रिंग वगैरह होगी बाकी चीज़ें होंगी तो
एनिमल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ SPCA का स्टाफ भी होना चाहिए जो उन एनिमल्स को बाद में टेक केयर करे। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि ये एक प्रोसेस है और ऑलरेडी पंजाब में भी जो है वो तमाम ज़िला में भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और साथ ही बाकी सूबों में भी होगा। मैं पढ़ रहा था एक हमारे पास ऑलरेडी एनिमल एक्ट जो है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। एनिमल एक्ट और एनिमल वेलफेयर में क्या डिफरेंस है? आप जरा सुनने वालों को थोड़ा सा इसमें तफसील से बताएंगे। जी, असल में इसमें ये था कि 2011 में एनिमल वेलफेयर एक्ट के ऊपर काफ़ी डिलिब्रेशन हुई और उसका एक ड्राफ्ट भी बना। 2014 में वो ड्राफ्ट सामने आया कि वो एनिमल वेलफेयर का एक्ट था। जब तकरीबन 2015 में 15-16 में नसीम सादिक साहब जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थे, तो उन्होंने एक मुझे ड्यूटी लगाई कि उस वक्त आपको पता है कि उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था फूड क्वालिटी के ऊपर। तो उस दौरान ज़रूरत इस अमल की आई कि हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो ये तय हुआ कि एनिमल हेल्थ का एक्ट जो है वो बनाया जाए। तो मुझे उसका कन्वेनर बनाया गया, उसमें काफ़ी स्टेक होल्डर थे, सबको मैंने ऑन बोर्ड लिया। तो उसका जो ड्राफ्ट जब हम बना रहे थे तो उस वक्त मैंने पता किया कि एनिमल वेलफेयर का जो एक डॉक्यूमेंट बना था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट, उस डिलिब्रेशन में जो VRI में और युवास में उस पर हुई थी काफ़ी, उसमें एनिमल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था। तो वो डॉक्यूमेंट किधर है और वो उसका क्या बना और क्या फेट हुआ? तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि शायद एनिमल वेलफेयर का जो एक्ट है उसके ऊपर अभी शायद इतनी वो हनूज दिल्ली दूरस वाली बात है। तो हम ये समझते हैं टेक्निकली कि एनिमल वेलफेयर के बगैर एनिमल हेल्थ तो इंश्योर ही नहीं की जा सकती। तो वाई नॉट कि इसके अंदर ही ये एक चैप्टर ऐड कर दिया जाए कि जिसमें हम एनिमल वेलफेयर को भी कवर कर लें। बाकी जो एनिमल वेलफेयर का जो एक्ट है, बाकी चीज़ें हैं, वो तो जब भी उसके लिए सूटेबल हालात हुए तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। मगर इस एनिमल हेल्थ एक्ट जो है वो 2019 में इसका हमने ड्राफ्ट बना के वो सारा वेट हुआ, फिर वो असम्बली में बिल के तौर पे पेश हुआ और फाइनली 2019 में ये पंजाब पार्लियामेंट ने इसको, असम्बली ने इसको पास किया और अब ये इम्प्लीमेंटेड है। इसके आगे अब आजकल जो रूल्स बन रहे हैं और उसमें हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की हेल्प कर दें। तो अब हम मुख्तलिफ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बैठ के इस पे काम कर रहे हैं कि हमें इनके तहत जो ओवरऑल हमें एक तो एक्ट में इसके लिए सेपरेट एक्ट के लिए क्या ड्राफ्ट हो, और दूसरा ये कि जो एनिमल हेल्थ वाला एक्ट है उसके अंदर अगर हमने कोई रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं तो उसका भी ड्राफ्ट हम बना दें, ताकि जो ही इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट कोई डिलिब्रेशन के लिए आगे आए तो हम ये डॉक्यूमेंट हमारे तैयार हों, वहाँ उस वक्त टाइम ना ज़ाया हो। तो ये पिछले 3 माह में मेरी यही कोशिश रही है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे, जहाँ भी कहीं कोई रुकावट आई है तो हमने वो उसको ब्रिज को फिल कर दिया है वो। और इसलिए आपको शायद ये पिछले 2-3 माह में ये एक्टिविटी बहुत तेज़ होती हुई नज़र आई है। तो इसमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी है सिर्फ। इसमें गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो SPCA ने बड़ा प्रोग्रेसिवली काम किया है और जो एनिमल वेलफेयर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली सारे सिस्टम को फॉलो किया है, तो ऑल आर अप्रिशिएबल। सर अगेन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो एनिमल हेल्थ एक्ट है उसके साथ एनिमल वेलफेयर एक्ट को होना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि पिछले कुछ माह के अंदर जो हमारी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ी एक्टिव हैं और गवर्नमेंट के और आप लोग भी बहुत एक्टिव हैं। लेकिन एक आम सवाल है कि ये जो एनिमल वेलफेयर है ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? असल में बुनियादी तौर पे अगर ये चीज़ देखी जाए तो एनिमल वेलफेयर जो है वो अगर पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस, ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस किसी सूबे के बनते हैं ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वो गाइडलाइन में ये सूबाई लेवल पे रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं।
तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस पंजाब गवर्नमेंट के हैं 2011 के, उसमें एनिमल वेलफेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SPCA ऑफ द लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इस हवाले से जो बुनियादी जो इसका जो कस्टोडियन होगा वो तो SPCA पंजाब होगा। तो बेसिकली वो सारे जो इस सिलसिले में जितने भी काम करने हैं, जो कि अपहिल टास्क हैं बहुत सारे, और जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे और मैं बताऊंगा आपको कि हमारी कैसे इसको स्ट्रेंथन पहले करने की ज़रूरत है SPCA को, ताकि इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग हों। अभी तो हमारे पास कोई ऐसा कोई स्टाफ भी नहीं है कि जो, मगर हम इस सारी कमियों को हमने उज़र नहीं बनाया, और जैसे भी हमारे पास अल्लाह ताला ने जो भी जितनी भी सलाहियत थोड़ी बहुत जो भी दी है, उसको हम पूरी तरह यूज़ कर रहे हैं कि हम बजाय इसके कि गवर्नमेंट को कहें जी पहले ये करें, पहले वो करें, हमें अफराद दें, हमें बजट दें, हमने कुछ नहीं मांगा। हमने कहा जी हम पहले कुछ काम करके दिखाएं और फिर वो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें फॉलो करेंगी। लोग हमें पीछे पीछे होंगे कि अब इसको लेके चलना है आगे। ये तो सर बड़ा अच्छा काम है कि आप लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और इसकी अवेयरनेस भी जनरेट करें। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब का है, वो उसका कलीदी रोल है इस एनिमल वेलफेयर के अंदर, और जब हम इसकी जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है, क्या पाकिस्तान में इस वक्त वैलिड है? असल में ओवरऑल अगर दुनिया में देखा है तो अगर आप 1846 की बात करें और उससे ऑनवर्ड ख़ास तौर पे US मॉडल देखें और वहाँ से ऑनवर्ड जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई, तो दैट वाज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद द लोकल गवर्नमेंट। मगर हमारे यहाँ चूँकि लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इस हवाले से चीज़ों में काफ़ी उनमें मसले मसाइल भी हैं, वो अपने तौर पे कुछ काम कर रहे हैं, और लोकल गवर्नमेंट के आपको पता है इश्यूज भी हैं चीज़ों में, वहाँ पे रिसोर्सेज के भी मसले हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पे जो एक्शन प्लान था वो ये था कि आगे चल के जब आप सवाल करेंगे तो मैं पूरा उसका एक्शन प्लान आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। सर, मैं अगला एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब जैसे कि हमारा जो पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और SPCA का क्या आपस में रब्त है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो SPCA जो है वो चूंकि ग्रांट इन एड मिलती है लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, तो हम जितना भी ये जो SPCA के तहत जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट तो उसमें लूप में है और बड़ा एक्टिवली इस मामले में रोल प्ले कर रहा है। और इसमें मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब का भी बड़ा पॉजिटिव रोल है, मैंने उनको ये सारी पॉलिसी ब्रीफ भी की थी, मगर उसमें ख़ास तौर पे डॉक्टर इकबाल शाहिद जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं टेक्निकल, और उन्होंने बड़ा अग्रेसिवली इसके सारी जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने में अपना पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट में सारे जाने करने में उनका बड़ा अहम रोल है, और गवर्नमेंट फंक्शनरीज में हम उनके थ्रू ही सारा ये अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी जरा हम इस गुफ्तगू को बड़े पैमाने पे लेके जाते हैं। जब हम एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसमें फार्मिंग भी आती है, कैप्टिविटी भी आती है, कंपेनियन एनिमल भी आता है, आपके रिसर्च एनिमल्स भी आते हैं, और जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के एनिमल यूज होते हैं। तो जो आप एनिमल वेलफेयर एक्ट या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इन तमाम चीजों को जहन में रख के बना रहे हैं, या अभी स्टार्ट आप सिर्फ स्पेसिफिक जो है वो कंपेनियन एनिमल से ले रहे हैं, या व्हाट इज द प्लान सर? आप लोगों का क्या प्लान है? इसमें चूंकि मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, एक तो मैंने जैसे आपको इब्तदा में बताया कि जो एनिमल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हम पंजाब के लिए एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि चूंकि 1890 का एक्ट था तो वो भी हम ये नहीं कह रहे कि वो बुरा है, जो इतना अरसा वो 125 साल से ज़्यादा से वो इम्प्लीमेंटेड है और चल रहा है,
उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर हैं, मगर अब 2021 में जब हम बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके अंदर हमने ये सारे एस्पेक्ट जो आपने बताए हैं कि जिसमें एनिमल की क्रुएल्टी की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जो नई शक्लें आई हैं, उनको भी उसमें कैटर किया है। और उसका जो एनिमल्स का रिक्रिएशन में, ट्रांसपोर्ट में, रिसर्च में, हर तरह के इस्तेमाल के हवाले से हमने वो जो ड्राफ्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमने किया है। वो आखिरी मराहल में है। जो ही वो इब्तदाई ड्राफ्ट बनता है तो इंशाल्लाह हम बड़ी ब्रॉड बेस उसकी डिसेमिनेट करेंगे और लोगों से उस पर आरार लेंगे। बाकी दूसरा एक कंपोनेंट है जिसमें हम एक बड़ी फॉर्म जो हमें सामने नजर आ रही है वो है स्ट्रे डॉग की किलिंग हो रही थी, तो उसके ऊपर एक हमने पॉलिसी बनाई है जो डॉग बर्थ कंट्रोल पॉलिसी है, जो 2021 होगी। ये अगर कैबिनेट से पास हो जाती है तो इसमें भी हमें बहुत सारा मिल जाएगा, क्योंकि जब ये पॉलिसी बनेगी तो इसके तहत भी फिर बहुत सारे रेगुलेशंस बनेंगे और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। और उसमें 3 डिपार्टमेंट जो है उनका मेजर रोल होगा, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट होगा, उसमें लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा और उसमें लोकल गवर्नमेंट होगी। तो आगे चल के मैं आपको इनके जो भी आप सवाल करेंगे तो मैं इनके फंक्शंस आपको बताऊंगा कि ये इंडिविजुअली इनके फंक्शंस भी डिफाइन कर दिए गए हैं उस पॉलिसी में कि ये क्या क्या रोल प्ले करेंगे, और उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमने दे दिया है उसमें। ये बड़ी प्रॉमिसिंग बात है, जैसे आप बता रहे हैं कि आप हर कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रॉपर एक जो है ना वो जामा किस्म की पॉलिसी बना रहे हैं। जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो क्या हम OIE के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या हम अपनी कुछ चीजें इंटरवेंशन कर रहे हैं? क्या हम रीजनल स्ट्रेटेजी के साथ मैच कर रहे हैं जो हमारी स्ट्रेटेजी इस वक्त बन रही है एनिमल वेलफेयर के ऊपर? मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन और उसके जो झैली इदारे हैं जितने भी, वो उन्होंने इसी तरह की पॉलिसी के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ा सक्सेसफुली जो TNVR की पॉलिसी थी, ट्रैप और न्यूटर और वैक्सीनेट और रिलीज, तो इस हवाले से OIE का जो स्टैंडर्ड है हम उसको 100% उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो मेन अम्ब्रेला जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो उसकी थीम है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑनरशिप जो है वो उसका तस्वुर लेके आ रहे हैं और उसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो उसको कवर कर रहे हैं। आगे चल के सवाल आएंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि वो बड़ी ही कंप्लाइंट है विद दी OIE और जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। हमने उस पर डेविएट नहीं किया, सिर्फ आगे जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन किया जो एक्शन प्लान है वो हमने अपने जो मारूजी हालात हैं उनके मुताबिक उनको ढाला है, ताकि वो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें किसी जगह पे भी उसको ब्रेक ना लग सके। आई थिंक अगेन ये ग्रेट न्यूज़ है कि हम स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें। अब सब हम एक स्टेप आगे आते हैं तो कुछ जगहों पे जब आप एनिमल वेलफेयर के ऊपर पढ़ते हो तो वहाँ पे ये भी एक टर्म यूज हो रही है, एनिमल वेलफेयर साइंस। अब मैं इस चीज को कनेक्ट करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ, तो क्या वेटरनरी प्रोफेशनल्स को एनिमल वेलफेयर साइंस के ऊपर एज अ सब्जेक्ट कोई चीज पढ़ाई जा रही है या आगे फ्यूचर में कुछ चीज एनरोल की जाएगी? इसमें अगर 1 मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका रिलेशनशिप बताऊंगा कि शायद थोड़ी सी चीज जो है वो, चूंकि एनिमल जो वेलफेयर के हवाले से जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत एक्टिव हुए हैं आजकल, और हम शायद हम कोई बैक एंड पे चले गए हैं। बुनियादी तौर पे तो वेटनेरियन जो है, ही और शी इज द कस्टोडियन ऑफ एनिमल वेलफेयर। अगर आप सिंपल, जैसे हमने एनिमल वेलफेयर की डेफिनेशन शुरू में डिफाइन की थी, तो उसमें आप ये देखें कि हमने उसकी वेलबींग की बात की, उसकी मैनेजमेंट की बात की, इम्प्रूवमेंट, उसकी इंस्टिंक्ट बिहेवियर की बात की, हमने उसकी न्यूट्रिशन की बात की, उसकी जो अपने उसकी हेल्थ के हवाले से बात की, क्रुएल्टी से बचाने की बात की। तो इस हवाले से आप देखें तो एक वेटनेरियन जो प्रोड्यूस होता है वो एक करिकुला के ऊपर बेस एजुकेशन है जो उसको दी जाती है। ये करिकुला जो डेवलपमेंट है दैट इज बाय फेडरल लॉ, जो कि पार्लियामेंट से वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ है।
उसके तहत पीवीएमसी को ये उसका प्रोगेटिव है कि वो इसके ऊपर नेशनल करिकुलर डेवलप करे, जो कि पाकिस्तान के तमाम 15 जो वेटनरी एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर लागू हो। अगर आप इस हवाले से आप देखने का आपको इत्तेफाक हो, जो डीवीएम का करिकुला है, तो आप ये डिवाइड करें कि ये जो हमने 5 मेन पिलर बताए हैं एनिमल वेलफेयर के, तो आप अपने ये सारे के सारे कोर्सेज को उन 5 पिलर में कैटेगराइज कर सकते हैं इजीली। मिसाल के तौर पे उसकी मैनेजमेंट के हवाले से तो आपको पता है कि हम हर स्पीशी की मैनेजमेंट और एक एक जानवर की स्पेस कितनी होनी चाहिए, तो क्रुएल्टी तो इन्हीं एंगल से होती है ना कि एक बर्ड के लिए एक स्पेस है, एक डॉग के लिए स्पेस है, तो हम उसको कंप्लाई नहीं कर रहे होते। अगर दुनिया कह रही होती है कि 0.85 फुट स्पेस चाहिए एक बर्ड को, तो हमारा अगर फार्मर 0.65 फुट उसको स्पेस दे रहा है, तो ये दिस इज एंटी बर्ड वेलफेयर। ऐसे ही दूसरे जानवरों के हवाले से तो हमारा जो पूरे का पूरा करिकुला है वो या तो हेल्थ के हवाले से डील कर रहा है, या मैनेजमेंट के हवाले से डील कर रहा है, या उसकी न्यूट्रिशन के हवाले से डील कर रहा है, उसकी जेनेटिक्स के हवाले से। तो तमाम के तमाम एस्पेक्ट जो हैं उनमें से मेजर उसके हेल्थ के हवाले से। तो इसमें अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक कंपोनेंट से इस मिसाल को समझाने की कोशिश करूं फॉर दी पार्टिसिपेंट्स, कि अगर आप देखें कि एक वेटरनेरियन फिजियोलॉजी पढ़ता है एनिमल की, उसकी पैथोलॉजी पढ़ता है, उसके जो प्री क्लिनिकल क्लिनिकल जितने भी कोर्सेज पढ़ रहा होता है, तो वो बेसिकली उससे उस सारी एजुकेशन से वो करना क्या चाह रहा होता है? वो चाह रहा होता है कि वो जिस जानवर के हवाले से वो पढ़ रहा होता है, उस जानवर की जो केयर है वो अच्छी तरह कर सके, उनको उन बीमारियों से बचा सके। उस बीमारी, किसी भी एक बीमारी को अगर लें, जैसे डॉग के अंदर पार्वो डिजीज है, तो अगर मैं डॉग के पार्वो डिजीज के दौरान मैं उसकी पैथोलॉजी पढ़ रहा हूँ कि उसके इंटेस्टाइन में अंदर क्या हो रहा है, कौन से सेल डैमेज हो रहे हैं, किस वक्त वो वायरस जो है उसके जो एंटेरोसाइड्स हैं उनकी स्लफिंग कर रहा है और वहां से खून खारिज हो रहा है, तो अब उसको वो पर्टिकुलरली वहां पे टारगेट कर सकेगा ना कि उसकी सपोर्टिव थेरेपी उसी हिसाब से देगा कि खून को रोकेगा, उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये सारे के सारे काम जो एक वेटरनेरियन 5 साल जिसके ऊपर एफर्ट करता है, ये सारे डाउन द रोड मुंतज होते हैं टू द एनिमल वेलफेयर। ये सारे काम उसमें दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक वेटरनेरियन जब एक अपने क्लिनिक में खड़ा होता है और उसके पास एक पेशेंट आता है, तो उसको वो क्या बताता है कि यार ये आपने केयर अच्छी नहीं की, आपने यार ईद के दौरान इसको घर बंद करके चले गए। वो मैं इधर पेट सेंटर में 3 साल पेट सेंटर का इंचार्ज रहा हूँ, तो ईद से अगले दिन जो केस आते थे तो वो यही बताते थे कि जी ये जो डॉग है ये खाना नहीं खा रहा। तो मैं उनको कहता था ये आपसे नाराज है। मैंने कहा, पूछता था कि आप इसको बंद तो नहीं कर गए थे, तो कहते बंद कर गए। मैंने कहा वो डॉग जो है वो समझता था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो हाउ कम कि ये मुझे इधर अकेला छोड़ के चले गए और मुझे अपने साथ नहीं लेके गए। तो ये उसने बड़ा फील किया है और अब ये वो उसने आपसे नाराज हो गया है, इससे दोस्ती करें दोबारा। जो चीज ये शौक से खाता है वो खिलाएं, गुलाब जामुन खिलाएं और कुछ करें, तो इससे दोस्ती बनाएं पहले, तो फिर ये खाना खाएगा। ये ऐसे ही नहीं है, ये नाराज हो जाते हैं ये जानवर। कैट्स नाराज हो जाती हैं जरा आप उनको तो दे आर वेरी सेंसिटिव। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनकी केयर के हवाले से अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरी किबरियाई बयान करते हैं। ये जानवर जो हैं, अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है, कोई भी गैर जरूरी मखलूक नहीं बनाई, और हमें कोई राइट नहीं है कि हम इनके साथ बुरा सलूक करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि दराए फरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भी मर गया तो वो भी मेरे से, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप देखेंगे जो हमें वो असहाबे काफ का वाकया है, तो वो जो कुत्ता बाहर गार्ड कर रहा था, वो ततमीर उसका नाम है, और वो आपको पता है कि ये स्ट्रे डॉग का नाम नहीं होता कोई भी, ये पालतू कुत्ता था जो उस वक्त सहाबा कराम ने अपने साथ रखा हुआ था। तो मोइजा वो बिल्ली है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो वाकया मशहूर वाकया है कि एक दफा लेटे हुए थे तो उठ के जाने लगे नमाज के वक्त, तो वो आपका परना जो है वो उसके नीचे था, तो उतना फाड़ के चले गए कि उसको डिस्टर्ब ना करें। तो हमारा दीन तो इस हवाले से
एनिमल की केयर के हवाले से वेरी पर्टिकुलर। तो जो भी चीज़ें हमने अगर कोई एनिमल के हवाले से नफरत अंगेज हमारे अंदर आई हैं, वो मज़हब की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से आई हैं, विच हैज़ टू बी करेक्टेड। तो ये मेरा ख्याल है कि वेटरनेरियन का बड़ा ब्रॉड रोल है, और इसमें हम ख़ास तौर पे जो अपने करिकुलम में एक स्पेशल कोर्स है जिसको हमने इस दफ़ा अपडेट भी किया है, कि जो टोटली एनिमल के वेलफेयर और एथिक्स के ऊपर एक कोर्स है जो कि इसके अंदर शामिल है। आई थिंक सर ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे आपने बताया कि वेटनेरियन क्योंकि इन तमाम कंपोनेंट और तमाम पिलर्स को 5 साल पढ़ते हैं और वो उनको मालूम है कि कैसे एनिमल वेलफेयर और केयर की जाती है। तो अब जैसे कि हम जो है एनिमल वेलफेयर को एक बड़े पैमाने पे लागू करने जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि इस वक्त एक बड़ा जो चैलेंज है वो अनएम्प्लॉयमेंट का, वेटनेरियंस का। तो क्या आप समझते हैं कि जब ये एनिमल वेलफेयर एक्ट या स्ट्रेटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी पंजाब में या पाकिस्तान में, तो नई जॉब्स वेटनेरियंस के लिए क्रिएट होंगी? देखें, एक तो बुनियादी बात यह है कि हमारा फर्ज है बीइंग ए वेटनेरियन कि हम एनिमल वेलफेयर के हवाले से खुद भी उसके ऊपर एक्टिवली काम करें। जो एनिमल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनको भी हम सपोर्ट करें। हम उनके ऑनर्स जो हैं, एनिमल के ऑनर क्लाइंट, उनकी तरबियत करें, उनको इस हवाले से समझाएं। और जो लोगों के मनफी रवैये हैं उनको हम पॉजिटिव रवैयों से हम उनको रिप्लेस करें और उनको गाइड करें, ये सारी बातें बताएं। और इस हवाले से मैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो कहते हैं कि आप वो घर बनाते हुए आप जो विंडो है वो अगर बनाएं और ज़हन में हो कि अजान की आवाज़ आएगी तो हवा तो ताज़ा हवा तो आ ही जाएगी, चूंगे में आ जाएगी। तो ऐसे ही है कि जब हम इस एनिमल वेलफेयर के काम करेंगे जो कि अल्लाह की तरफ से हमें हमारे पे फ़र्ज़ है, तो इसके जुमला और फ़वाइद भी इंशाल्लाह वेटरनेरियन को मिलेंगे। और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि जैसे जैसे एनिमल वेलफेयर के हवाले से लोगों की आगाही बढ़ेगी और लोग एनिमल की केयर के हवाले से आएंगे और उनकी क्रूरल्टी बंद करेंगे, तो वो मुझे ये पूरा यकीन है कि लाहौर में, अगर बिलफर्ज मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लाहौर की बात कर रहा हूँ, कि इस वक्त अगर 125 क्लिनिक हैं जो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मुझे ये है यकीन है कि अगले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर ये 500 से भी ज्यादा क्लिनिक्स की जरूरत पड़ जानी है। ये इतने मतलब प्री ऑक्युपाइड हो जाने हैं कि जैसे जैसे लोगों को, और जब ये आप इस चीज को जरा थोड़ा सा ब्रॉडली देखें, जैसे आपने कहा ना इसको वसअत दें, तो आप देखें कि जबकि गवर्नमेंट की मशीनरी इनकी स्ट्रे डॉग की केयर के हवाले से यहाँ इफ्तिताह हो रहा होगा, कोई चीफ सेक्रेटरी इफ्तिताह कर रहा होगा, वो चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह कर रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर टेलीफोन कर रहे हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब को कि इस एरिया में आप काम करें। तो ये जो चीजें हैं इनका एक इम्पैक्ट होता है। लोग समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट की मशीनरी एक स्ट्रे डॉग को एक प्रेस्टिजियस डॉग के तौर पे डील कर रही है और उसको मारने के खिलाफ है और उसकी केयर की तरफ जा रही है, तो फिर आम लोगों में एनिमल की केयर और उनके साथ जो मामलात हैं वो उसके अंदर भी एक बड़ी बेहतरी आएगी। और जो ही वो बेहतरी आई तो लोगों ने, आपने देखा कोरोना के दौरान लोगों को जो और काम कम थे तो लोग कहते थे कि इस दौरान चलो डॉग ही जाके चेक करवा आए। तो ये जो हमारे क्लिनिक की एडिशनल जरूरत पड़नी है, तो आप बीइंग ए वेटरनेरियन डॉक्टर साहब आप इसको बेहतर समझते हैं कि क्लिनिक जो खोलना है वो किसी नॉन कॉम्पिटेंट वेटरनेरियन का काम नहीं है। वो झटके में वो खत्म हो जाता है, वो क्लिनिक चला नहीं पाता। वेरी कॉम्पिटेंट वेटरनेरियन इज रिक्वायर्ड टू रन ए प्राइवेट क्लिनिक। तो इसका बैक एक असर आएगा हमारी वेटरनरी एजुकेशन के ऊपर भी, इसके रिले इफेक्ट आएगा कि अगर ये एनिमल वेलफेयर के हवाले से काम बढ़ा तो लोगों ने एनिमल की वेलफेयर के बारे में, उनकी केयर के हवाले से, उनके मेडिकल चेकअप के ऊपर जाना है, इनकी डायग्नोस्टिक लैब्स की जरूरत पड़नी है, इनके क्लिनिक्स और बढ़ाने की जरूरत पड़नी है, कॉम्पिटेंट वेटरनेरियन की जरूरत पड़नी है। और जिस बच्चे ने भी ये तय कर लिया, और मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चा भी क्लिनिक खोलना चाहता है वो चौथे साल से ही मेरे पे प्रेशर आ जाता है बीइंग ए डीन कि मुझे पेट सेंटर में काम करने की वो जो प्री इंटर्नशिप की इजाजत दी जाए। तो वो अगर बच्चा तैयारी करेगा, उसके लिए अपने पढ़ेगा,
करेगा तो वो मैं समझता हूँ कि उसका एक असर पीछे भी जाएगा कि हमारी वेटनरी एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा हम और इस हवाले से भी काम कर रहे हैं कि पंजाब में खास तौर पे 1000 जो हाउस जॉब्स की पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि केस ऑलरेडी लॉ डिपार्टमेंट में उनकी क्वेरीज थी, उनको हमने रिस्पॉन्ड किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो भी उसमें 50,000 रुपया स्टाइपेंड मिला करेगा वेटनरियन को। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मिल के इनके असरात हमारी वेटनरी एजुकेशन में भी आएंगे। और अगर मुझे इजाज़त दें तो यूनाइटेड नेशन का इस वक्त स्लोगन है कि हेल्थ ऑफ ए नेशन is dependent on the quality of food which is available in the country, and that in turn is dependent on the quality of veterinary services present in that country, or quality of veterinary services is again dependent on the quality of veterinary education in that country. तो veterinary education की improvement is far most important कि अगर हमने national food security की तरफ जाना है, animal welfare में जाना है, वन हेल्थ के डिसिप्लिन में काम करना है, बायो रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है, तो इसमें मैं समझता हूं कि ओवरऑल इसमें हम एक प्रेशर भी आएगा स्टूडेंट्स के ऊपर। आगे हम लाइसेंसिंग एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, तो वो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें, अब जैसे आपने ये एक कोचिंग का शुरू किया है, तो मैं समझता हूं कि ये जितने भी एरियाज मैंने बताए हैं इनके ऊपर सेपरेटली हम बात कर सकते हैं। और ये हम आज हैं कल नहीं है, ये हम प्लान कर रहे हैं आइंदा 30-40 सालों के लिए कि वेटनरी प्रोफेशन के अंदर जो जॉब अवेलेबिलिटीज़ हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो भी हमें जुमला फ़वाइद जो हैं वो चुंगे में हासिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आपने बड़ा अच्छी बात की कि अगर नीयत हो तो उसके साथ बड़ी चीज़ें आसान होती हैं, और हमारी नीयत तो यही है कि हम अच्छा काम करें और उसके साथ हमारी जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं उसके अंदर जॉब प्लेसमेंट्स भी हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी है, लोगों का हाथ भी सीधा। अगर आपने जैसे बात की हाउस जॉब के ऊपर भी, और डिफरेंट चीज़ों को हम प्लान करें, और जैसे कि आपने ये प्रोफेशनल कोचिंग की भी एग्जांपल दी, ये तमाम चीज़ें क्या है कि हम जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ जो आपकी फूड सिक्योरिटी और साथ साथ जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और उन तमाम चीज़ों को अगर हम एक सप्लाई चेन मोड में लेके आए तो वेटनेरियंस का एक बड़ा कलीदी और इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि हमने अपग्रेड भी करना है और उसकी बेटरमेंट के ऊपर भी काम करना है। सर यहाँ पे एक जस्ट सजेशन है, क्या हम अपने जो हायर एजुकेशन है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके अंदर क्या हम एनिमल वेलफेयर की कोई मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं? डेफिनेटली करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पिछले 2-3 जो वर्कशॉप्स हुई हैं यूआस में खास तौर पे, उसके जो इनागुरल और कंक्लूडिंग में जहां भी मुझे मौका मिला है, तो मैंने अपने असातिज़ा से ये रिक्वेस्ट की है कि इस एरिया में वो काम करें। और एक एनिमल वेलफेयर के रेफरेंस से ही मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और वो मैंने ब्रुक पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की है कि वो ब्रुक यूके से हमें हेल्प लेके दें जो एनिमल की रिहेबिलिटेशन है, खास तौर पे वो जानवर जो कि जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपाहज हो जाते हैं, कुछ होते हैं। तो जैसे ह्यूमन में आपको पता है कि उनकी लेबॉर्टरीज हैं जिनमें वो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। तो स्मॉल एनिमल से अगर हम शुरू करें, तो जब वो एनिमल पिछला धड़ मार जाता है तो वो बाहर, आपने देखा होगा मूवीज में कि उनकी वो ट्रॉली बना देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, मगर इग्नोर्ड एरिया है। हमने वेटनरी साइंस के अंदर इस तरह की चीज़ों के ऊपर कभी गौर ही नहीं किया। इनफरादी तौर पे कुछ लोगों ने बाज़ औक़ात ये इस पे काम किया, मगर एज ए इंस्टीट्यूशन या बड़े लेवल पे इन एरियाज़ के ऊपर कोई कंक्रीट काम नहीं हुआ। तो मैं इस सिलसिले में चाह रहा हूँ कि हमारे चंद फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, इफ़ दे कुड बी ट्रेन्ड फ्रॉम यूके और अदर, तो इसको एक तो हम ये शोबा भी डेवलप करें, और एनिमल रिहेबिलिटेशन और ये सारे को ओवरऑल एनिमल वेलफेयर के अम्ब्रेला में ला के ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसको कर लें, चाहे उसमें हमें वो शूइंग और बाकी चीज़ों को भी शामिल कर लें, और एनिमल से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड जो डिसिप्लिन है, तो ये इनकी कोई फैसिलिटी पहले चलो युवा से शुरू हो, और बिल आखिर हम उसको मुंतज करें कि किसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री पे जाएं, और फिर ये दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो डुप्लीकेट कर लेंगी इसको आगे जाके।
और पीवीएमसी उसको फैसिलिटेट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, ताकि ये इस डिसिप्लिन में आगे फर्दर काम जरूर हो। तो मैं सर एग्री एक करता हूँ आपकी बात से। जी जी सर, एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने अपनी बातों में ये जिक्र किया कि आप लाइसेंसिंग की तरफ जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, कि अभी तो हमें एक जेनेरिक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस की मिलती है जो कि तमाम वेटनेरियंस ले सकते हैं, तो क्या हम इन स्पेसिफिक होंगे कि जो पेट्स की तरफ जाएंगे या जो अपने क्लिनिक्स की तरफ जाएंगे उनकी जो सर्टिफिकेशन है या लाइसेंसिंग है उसके लिए कोई हम बॉडी मुरतब करने जा रहे हैं? इस सिलसिले में दो काम हो रहे हैं। एक तो पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर एक अथॉरिटी बना रही है जो कि इन चीज़ों को देखेगी, मगर पीवीएमसी लेवल पे हमारे एक्ट के अंदर प्रोविजन है, तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसको रेगुलेट करने के हवाले से हम रेगुलेशंस बनाने जा रहे हैं। तो उसकी हमने कमेटी बनाई है जो कि इस सिलसिले में अपना ड्राफ्ट एक बना के पेश करेगी, और उसके ऊपर हमने एक फेडरल गवर्नमेंट में जो फेडरल लॉ मिनिस्ट्री है वहाँ से अभी रिसेंटली एक डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, तो उनकी खिदमात हमने हासिल की हैं कि वो ये सारे जो हम लीगल इस हवाले से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अब ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि हम इस एरिया में भी दूसरा ये है कि जो ओआई का जो अभी मिशन आया था परफॉर्मेंस ऑफ वेटनरी सर्विसेज के हवाले से, वो भी हमें ये कह के गया है कि आप पैरा वेटनरी एजुकेशन को भी रेगुलेट करें, और वो जो बॉडीज होती हैं वो वेटनरी के साथ पैरा वेटनरी को भी रेगुलेट करती हैं। तो मैंने तो इब्तदाई तौर पे जान छुड़ाने की कोशिश की कि मैंने कहा अभी तो हम जो वेटनरी की एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने में हमें मुश्किलात आ रही हैं, और वो इदारे बन जाते हैं, देखते ही नहीं है कि वहाँ पे सीनियर फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं है, और थोड़ा सा स्टाफ है, तो मगर वो इसमें कंसिस्टेंट थे कि आप इसको अपने एक्ट में ये चीज़ें नेसेसरी अमेंडमेंट करके तो इसको लेके आए। तो वो पैरा वेटनरी के वाले से भी पैरा वेटनरी एजुकेशन के वाले से भी अब हम बना रहे हैं। तो उसमें एक युवास में ऑलरेडी पैरा वेटनरी जो इदारे हैं उनको अफिलिएट करने के वाले से एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है, चूँकि मैं अफिलिएशन कमेटी का कन्वीनर हूँ। तो उस डॉक्यूमेंट को अब हम ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं कि उसको हम अगर हमने कल को हमारा ये जिम्मेदारी लगती है तो पैरा वेटनरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के बुनियादी ख़वास क्या होने चाहिए, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, एनिमल की फैसिलिटी, लैब्स फैसिलिटी, स्टाफ की, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बने ताकि जब भी कोई इदारा, जिस तरह हमारे पास मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग ए वेट स्कूल है, इसी तरह ही पैरा वेटनरी एजुकेशन के भी जो इदारे हैं वो आज तक कोई हमारे स्टैंडर्ड नहीं बने हुए नेशनल लेवल पे, तो वो भी फिर अब उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं कि वो भी हम बना के, ताकि वो सारे वो चीज़ों को उनको चूँकि रजिस्टर करना है, एक बड़ा काम है, तादाद भी ज़्यादा है, तो हमारी इतनी कैपेसिटी भी अभी इतनी नहीं है, मगर हम गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आप एक ऑर्गेनोग्राम बनाएं और डायरेक्टर जनरल्स ऊपर रखें पीवीएमसी में, और नीचे पूरा एक हायरार्की बनाएं। तो गवर्नमेंट इस वक्त रिसेप्टिव है, फेडरल गवर्नमेंट भी, और वो सपोर्ट करना चाहती है, तो हम उनके साथ मिल के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा कि इसमें हमें अच्छी खबरें मिलेंगी आपको। ये बड़ा अच्छा आपने जब रेगुलेशन की बात की जिसके अंदर पैरा भी, और ऑफ कोर्स आपने खुद ही ये बात मानी कि अभी तो हमें वेटनेरियंस की चीज़ों को बेहतर करना है, क्योंकि जब हम रेशियो प्रोपोर्शन देखते हैं नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स और प्लस अपॉर्चुनिटीज़, वो भी एक बहुत बड़ा गैप है, और ऑफ कोर्स साथ क्वालिटी एजुकेशन को भी लिंक करना है। सर यहाँ पे मेरा एक और आपसे सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं एनिमल वेलफेयर की, तो मैल प्रैक्टिसेस से जो एनिमल ट्रीट होते हैं उनको भी बड़े तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप गलत इंजेक्शन लगा देते हैं तो उससे भी जानवर को जो है उसकी जो डिजेनरेशन हो सकती हैं, बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम जो ये क्वैकरी है इसके अगेंस्ट भी कोई काम कर रहे हैं? क्योंकि ये तो मैं मानता हूँ कि जो पेट्स हैं उसके अंदर आपकी जो कॉम्पिटेटिवनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जब दूसरे फॉर्म्स लेवल की बात करते हैं तो वहां पे भी एक चैलेंज है, तो उसके लिए पीवीएमसी क्या कर रही है सर? इस पे दो तीन एरियाज में काम हो रहा है। एक तो जैसे मैंने पंजाब गवर्नमेंट का बताया कि वो वेटनरी हेल्थ का एक कमीशन का वो ड्राफ्ट बना के लेके जा रहे हैं आगे, तो एक तो वो चीज़ भी अवेलेबल है। दूसरा
मैंने पिछले 1 साल में 2 दफ़ा तमाम पाकिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको प्रेसिडेंट पीवीएमसी के तौर पे मैंने उनको रिक्वेस्ट लेटर डाला है, जिसमें कुछ सूबों से मुझे रिस्पांस भी आया कि उसमें हमने उनको कहा कि पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस और दूसरे सूबों के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत अगर कोई शख्स प्रोफेशनल जो है वो नॉन कंडक्ट वो उस हवाले से, या कोई नॉन वेटरनेरियन है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है बीइंग अपने आप को प्रोफेशनल शो करके, तो उसके ऊपर हम फौरी तौर पे उनकी पकड़ दकड़ करें। तो पंजाब ने तो अपने जो रेफर हुआ वहाँ से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, तो उन्होंने तो सारे अपने डीएलओज और उनको लेटर आगे लिखे कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो उसको मेन स्ट्रीम पे लाएं। तो अब पीवीएमसी में कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, मगर सॉरी टू से अभी तक जो कंप्लेंट आई हैं ना, वो जिन वो जो लोगों के वो तस्वीरें उतार के क्लिनिक की हमें भेजी और उनको जब हमने चेक किया तो देवर मेंबर्स ऑफ द पीवीएमसी, वो क्वैक नहीं थे। मगर इसमें एक और नुक्ता भी है कि अगर कोई वेटरनेरियन भी हो, वो भी अगर कोई अनएथिकल काम कर रहा है तो उसको भी हमें देखना है। तो उसके ऊपर भी हमारे अभी रेगुलेशन वो भी हम बनाने जा रहे हैं कि वो कुछ तरीकाकार तो ऑलरेडी है हमारे उसमें। और इसमें एक इस्लामाबाद में एक किसी की बिल्ली मरी थी, तो हमने डॉक्टर शेर मोहम्मद साहब जो फौत हुए हैं, तो उनकी सरबराही में कमेटी भी बनाई थी ताकि वो देखे कि इस तरह के जो ग्रीवियंसेस और ऐसे मसले हैं जो कि अनएथिकल डीलिंग है कि वो क्लाइंट से डील नहीं सही किया, या नीचे किसी टेक्नीशियन ने उसको डील कर लिया, डॉक्टर वाज नॉट अवेलेबल। तो ये चीज़ें भी जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है अभी। आई टोटली एग्री सर, क्योंकि आई गेस के ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अक्रॉस द बोर्ड सेम होने चाहिए और उनको प्रॉपर्ली जो इम्प्लीमेंट और रिव्यू किया जाए, ताकि कहीं पे भी अगर मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अगर आपकी क्लाइंटेज डिस्टर्ब हो रही है और इससे कोई ऐसी चीज़ें बन रही है ताकि उनको हम रोका जाए। मेरा ख्याल है सर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को भी थोड़ा अलाउ करते हैं। आप माशाल्लाह बड़ी देर से बोलते रहे और आपने बड़ा अच्छा तरीके से हमें तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की, जिसमें आपने एनिमल वेलफेयर को भी बताया, वेटनेरियंस रूल को भी आगाह किया और उसके बाद रोल ऑफ पीवीएमसी पे भी आपने टच बेस किया। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की सेशन की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल डॉक्टर कमाल साहब इन्होंने बड़ी देर से हाथ खड़ा किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर से कि ये इनके जो माइक है इसको अनम्यूट करें। डॉक्टर कमाल साहब का। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर कमाल साहब सर हम आपको सुन सकते हैं। जी जी हम आपको थैंक यू सुन सर। सकते हैं। वेरी डॉक्टर प्रोफेसर मसूद रबानी साहब एंड शहजाद नवीद जदून, आई एम वेरी थैंकफुल। दूसरा सर, थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया, दिस इज वेरी इंटरेस्टेड सेशन एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। सर थे मेरे 2 क्वेश्चन है कि उस पर कोई सजेशन या वो दे दे। एक सर, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे एनिमल जो है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम उस ट्रक में उस कैरेट में जानवर डाल देते हैं, तो बड़े एनिमल स्ट्रेस में होते हैं। तो सर, हाउ वी मिनिमाइज द स्ट्रेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा सर, मेरा जो हमारे वेटनेरियन है, मैं सर खुद एनिमल वेलफेयर एथिक्स पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को डीवीएम में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो सर, जगह जगह पे आई एम ऑब्जर्व फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर के रोड पे कोई कुत्ता बिल्ली जानवर मर जाता है तो हमारे मुआशरे में सर ये सेंस नहीं है कि उस जानवर को उठा के साइड पे फेंक दे, तो वो जानवर उस टाइम तक सर रोड पे पड़ा रहता है कि वो गर्द गुबार बन के हवा में उड़ जाता है। तो so how we are the main stakeholder, how we disseminate, inculcate this information के स्टूडेंट को हम ट्रेन करें, सोसाइटी को ट्रेन करें, तो उस पे सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, इजाजत है रिस्पॉन्ड करेंगे? जी जी बिस्मिल्लाह सर। इसमें डॉक्टर साहब बड़ा अहम आपने तवज्जो दिलाई है। जैसे मैंने कहा कि अब हम जो इसका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें इसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक तो ये है कि जानवरों को एक किसी ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी होती है, जो टांगा है, उसमें लगाना करना, और उसके साथ वहाँ पे जो क्रुएल्टी होती है कि वो बीमार है या अपाहज है तो उसको वो यूज़ कर रहे हैं, एक वो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है जो आपने कंजेशन का बात की है कि जब वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, अभी ईद उल अजहा पे जो जानवर जा रहे हैं वो बड़े ही इनह्यूमेन तरीके से उनको वो बांधा होता है और वो उनकी डायरेक्शन भी सही नहीं होती,
और जानवर बड़ी बुरी तरह, ना उनको कहीं रोक के पानी पिलाया जाता है, अक्सर लोग पानी नहीं पिलाते जानवरों को। तो बड़ा ही हमारा एक इनह्यूमेन सा एक पूरा एक सोसाइटी में एक ट्रेंड है। आप वो कहते हैं व्हाट टू स्पीक ऑफ एनिमल, हम ह्यूमन टू ह्यूमन रवैये भी हमारे बड़े क्रूअल हैं। तो एनिमल्स के साथ भी मुझे एक दफ़ा याद है, मेरे क्लास फेलो सैन फ्रांसिस्को में थे, तो मैं हफ्ते वाले दिन उनके यहाँ मैं वो उन्होंने कहा जी आप ज़रा आज मैं क्लिनिक चलते हैं हॉस्पिटल में। तो वहाँ वो मुझे बता रहे थे कि एक लेडी जो है वो पीछे ऊपर कैलिफोर्निया में ऊपर से वो ट्रेवल कर रही थी और वो उसने लॉस एंजलिस में उसका इंटरव्यू था। तो रास्ते में जाते हुए उसने देखा कि एक जो है वो डॉग का एक्सीडेंट हुआ। तो वो उस गाड़ी में से उतर के वो एक टैक्सी लेके वो जानवर को मेरे क्लिनिक पे आई और वहाँ पे उसने उसकी क्लिनिक की वो अंदर आके उसकी जो 3 दिन वहाँ पे होटल लिया बुक किया, उसको इलाज कराया, कोई $400 उसने खर्च किए क्लिनिक के ऊपर, जो उसकी माइनर सर्जरीज वगैरह हुई। तो ये मतलब है कि ये मिजाज है एक जो हमें मतलब देखना है कि हम बासियत मजमूई हमारा रवैये जो है इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, पौधों के साथ, इनके साथ हमारे रवैये क्या हैं। आप तो कह रहे हैं ना साइड पे फेंक दे, मैं तो समझता हूँ कि अगर जो लोग महज़ब कौमें हैं वो अगर इस तरह देख लें तो वो तो उसको मुझे याद है कि मेरे घर में मेरी बेटी ने एक बिल्ली रखी हुई थी, तो वो कहीं बाहर सड़क पे जाते हुए किसी ने मोटरसाइकिल मारी तो वो बिल्ली मर गई। तो वो अभी भी मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ तो मेरे सामने घर में जो लॉन है उसकी क्यारी में उसकी वो कब्र बनी हुई है, और वो मुझे कह रही थी बेटी कि इसके पीछे वो जो कतबा भी आपने लिखा के लाना है तो मैंने वो लगाना है। तो चीज ये है कि वो उसको दफन करना चाहिए प्रॉपरली। अगर किसी का हिट हो गया, मार दिया है बाहर, तो उस पर केस हो जाता है। तो मेरा ख्याल है लॉन्ग वे टू गो, बट वी हैव टू एनकरेज पीपल, उनको अवेयरनेस दें, गाइड करें। कुछ लोगों की जो है ना वो ऐसे रवैये भी हैं जो जबर वाले हैं, जहां कुत्ता देखते हैं वहां उसको पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, कई लोग तेजाब फेंक देते हैं, उसमें सेक्सुअल असाल्ट हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता कि जो सूरत हाल है वो हमारे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स हैं, और भी सोसाइटीज में हैं, मगर हमें तो अपने आप को ठीक करना है। Thank you very much, sir. I guess now we have a Seher Fatma with us. May I request कि Seher Fatma का जो mic है वो unmute किया जाए. Sir, you can ask your question, please. अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरा फर्स्ट तो ये वेलफेयर रिलेटेड है कि अगर तो रोड पे कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो एक उनके बसेस वगैरह चले जाते हैं, अगर यही केस हो किसी ह्यूमन साइड्स पे तो वहाँ चलान होता है, वहाँ वो अरेस्ट होते हैं। तो एक तो ये चीज़ एनिमल्स की साइड पे भी होनी चाहिए, और सेकंड ये है कि इन केस कुछ लोग होते हैं वो देख लेते हैं, उसको उठा के हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, लेकिन उधर सर्जरी या उसके ट्रीटमेंट के चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो घबरा के उसे यही सोचते हैं कि हम इसे फेंक दें साइड पे या कहीं इसे छोड़ दें। तो ये एक जो ट्रीटमेंट के और सर्जरी चार्जेस जो स्ट्रे एनिमल्स के हैं वो फ्री होने चाहिए। और सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है, जो ऐसे ही डीन साहब ने पहले बात की थी हाउस जॉब्स की, तो सर हाउस जॉब्स का तो ऐसे ही लग रहा था कुछ 1 महीना पहले कि जैसे इस जो बजट है इसमें हमारी हाउस जॉब्स के लिए भी होगी, एक रकम मुख्तस होगी और हमें हाउस जॉब्स 22 बैच को अलॉट की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी टू से सर, लेकिन जो हमारी कौम, जो मुझे लगता है ना, वो जब तक हम अपना हक खींचेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं ना, तो हमें हक नहीं मिलता। जैसे मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं, वो हर रोज आए रोज स्ट्राइक कर रहे हैं, बट हम वेटनेरियंस कुछ भी नहीं कर रहे। तो आई थिंक पीवीएमसी को ऐसा कुछ इनिशिएट लेना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पे आए, सड़कों पे नहीं तो जाएं उनके साथ, उन्हें अपना हक मांगे। अगर हम चुप रहेंगे तो जैसे आज से आई थिंक 7 साल पहले ये दोबारा हाउस जॉब्स की बात हुई थी कि हाउस जॉब्स मिलेंगी, 7 साल बाद खामोश रहे हैं, फिर ये बात स्टार्ट की गई है, लेकिन इस दफा भी ये बात चुप हो गई है। और मेरे ख्याल में ये आगे भी 10 साल तक जब हम बात नहीं करेंगे, हम सड़कों पे नहीं आएंगे, तो ये बात ये दोबारा दब जाएगी और वेटनेरियंस के ऐसे ही हकूक को इस्तेमाल किया जाएगा जैसे हमसे पहले किया जा रहा है। और इसकी वजह से हमारा वेटनेरियंस की आई थिंक जो मॉरल वैल्यूज है वो बहुत लो है।
कि 25,000 पे, 30,000 पे, 15,000 पे हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रही है और हम इतना 5-5 साल लगा के MBBS के बराबर स्टडी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमें कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सहर। 2-3 तरह की बातें हैं, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं। आपने अपना पूरे वर्जन बयान किया है। एक तो थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि असल में मेरे PVMC का चार्ज संभालने से पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके पास डुअल चार्ज था, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन का भी और पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल का भी। तो इसलिए जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे तो ये पता नहीं चलता था कि ये किस कैब की तरफ से ये काम हो रहा है। तो इसमें PVMC को बेटा ये इस तरह समझें कि दैट इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी, ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है PVMC। इसको हम वो रोल ना तजवीज़ करें या तफवीज़ करें कि जिसमें एहतजाज वाले मामलात हों, हम उनको लोगों को कहें कि जी आप एहतजाज करें, बाकी चीज़ें करें। तो दैट इज़ नॉट द प्रोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंटल रेगुलेटरी बॉडी। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि वेटरनरी एजुकेशन के हवाले से, तो मगर हम ये समझते हुए कि अगर हम उनसे बियॉन्ड भी इस प्रोफेशन और एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो हम कर रहे हैं। मुख्तलिफ सूबों ने, जैसे यही आपने जो बात की ये हाउस जॉब के हवाले से, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके ऊपर मैंने कितनी एफर्ट की और इसके पूरे डोजियर बनाए कि पूरी दुनिया का जो हाउस जॉब का निज़ाम है वो स्टडी करके उसको बना के जो लॉ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लगाई थी। सीरियस था लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी, मगर होता है कि दरमियान में हिकअप्स आ जाते हैं। जो हमारे सेक्रेटरी साहब जो कैप्टन जफर साहब थे वो इस मामले में बड़े सीरियस थे और वो इस काम को लेके चल रहे थे। तो उनकी तब्दीली हो गई, वो अब साउथ पंजाब में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे लग गए हैं। अभी हमारे पास नए जो सेक्रेटरी हैं वो अभी एडिशनल चार्ज है हमारे जो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं उनके पास, और वो भी इस हवाले से कन्विंस्ड हैं कि हमें उस पर काम करना चाहिए। मगर आगे लॉ डिपार्टमेंट ने इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई थी, उनमें से कुछ हमने उनका जवाब दे दिया, फिर ये चीज़ आगे मुख्तलिफ मराहल में जाती है। तो बाज़ औक़ात इसमें टाइम भी लग जाता है, इसमें डेस्परेट नहीं होना चाहिए। और देखें, हमारा काम है कि हम अपना हिस्से का काम करें, और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो जो फल फूल लगाना है वो अल्लाह के हाथ में, हमें अपने काम को तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपनी मेहनत करें। ऐसे ही वेटनेरियन का फर्ज है कि वो एक कॉम्पिटेंट वेटनेरियन बन के आए, और मुझे नहीं पता कि कोई कॉम्पिटेंट वेटनेरियन इस वक्त फील्ड में फारिग फिर रहा है। अगर वो उसको काम आता है तो वो इज और शी इज एन एसेट, उसको जॉब भी मिलती है और उसको सही पे भी मिलती है। जब हम अपना काम, जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम अपना सारे सिलसिले कर रहे होते हैं, तो इसमें इंतहा दर्जे की मेहनत है। बाहर के जो वेटनेरियन मैंने देखे हैं उन्होंने हिफज की होती है मर्क मैनुअल, इतनी मेहनत करते हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। कि हम सिर्फ ये इस पे ना रहें कि हमें पढ़ाया क्या जा रहा है और हम बाकी क्या चाहिए, हमारी अपनी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमने अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। किसी जगह अगर कोई कमी छोड़ रहा है, कोई टीचर कमी छोड़ रहा है, तो उस कमी को भी हमने दूर करना है, इदारों को भी बेहतर करना है, ज़ाती तौर पे भी आगे आना है। और मैं समझता हूँ कि आगे ये जो CPAC के जो समरात इंशाल्लाह आगे आएंगे, तो ये वेटनेरियन हमें ये फारग नहीं मिलेंगे। और जो हम कोशिश इसी वजह से ही कर रहे हैं कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। और आप नौकरी की तरफ क्यों देख रहे हैं, आप अपना क्यों नहीं, हमने इसीलिए अपने करिकुलम में इस दफ़ा एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स ऐड किया है कि हम इस डिसिप्लिन में लोगों को आगे ट्रेन करें कि वो अपने कारोबार करें। लोगों ने, अब देखें ना, मुझे ये अभी मुल्तान मोटरवे पे मैं जा रहा था तो वहाँ पे एक बच्चा मुझे मिला पेट्रोल पंप पे, तो मैंने उसको पूछा तो वो कहता है जी मैं इधर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ गांव में, देहातों में। तो मैंने कहा कितना को एवरेज कमा लेते हो? कहता है 60-65 हज़ार मैं कमा लेता हूँ महीने का। तो एक देहाती इलाके में एक बंदा, एक आम जिसको काम आता है ना, तो वो तो कोई मसला नहीं है।
बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट को इस एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए। हम गवर्नमेंट से बात भी कर रहे हैं कि बहुत अरसे से कई पोस्टें खाली हैं और उनको फिल किया जाए। बाकी चीज़ें तो वो इंशाल्लाह, बाकी एहतजाज वाले और बाकी चीज़ें ठीक है, वो सारा कुछ भी सही है, मगर आप उस वक़्त के हिसाब से देखें कि जो जब हमने अपना कैरियर शुरू किया था तो एक वेटरनरियन 17 ग्रेड में आता था और 17 में ही रिटायर हो जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 17.25 में जाता था, 150 रुपया इजाफा होता था। अब तो आपके सैकड़ों के हिसाब से 19वें ग्रेड में पोस्टें हैं, बाकी सारा कुछ है। ये तो सब कुछ भी मिल जाएगा, फिर भी हो सकता है हम उस पर राज़ी ना हो। हमें काम जो करने वाला है वो ये है कि हम अपने एफर्ट को बढ़ाएं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाएं और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम पूरी करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी करेगा। आई थिंक थैंक यू वेरी मच सर। और सर आपके इमोशंस की हम कदर करते हैं कि जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है प्रॉबेबली वो जैसे सर ने भी अर्ज किया कि पीवीएमए और पीवीएमसी दो डिफरेंट बॉडीज हैं और इन दोनों को मर्ज नहीं करना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसके जो जो डोमेन्स हैं वो क्या है। और एसोसिएशन ऑफ कोर्स इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं उन सब के अंदर जो जॉब प्लेसमेंट्स ना होने की वजह से एक बेचैनी है। और सर इसी तवज्जो से कुछ सवाल जो आ रहे हैं उनमें से एक सवाल ये भी है कि मोस्टली जो वेटनेरियंस हैं अगर उनको जॉब नहीं मिलती, उनको प्रैक्टिस के लिए अपने जो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है या बाकी एजुकेशन, तो उसकी फीस के ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है। तो जस्ट एक जो हमने पिछले महीने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें हमने वो हाफ कर दी है वो ऑलरेडी। वो अच्छा, सिर्फ वो एक हम उसको हमने सर्कुलेशन में भेजा है अपनी काउंसिल के मेंबरान को। वो इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में वहाँ से वो हमारा वो जो होता है ना मिनट्स को रिलीज करने का पीरियड है, जी सर, तो वो ऑलरेडी हम अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कोरोना की सिचुएशन है और जो माली हालात हैं उसके तहत हमने वो हाफ कर दी है। उसको जो 10,000 थी वो 5 कर दी है। और रेन्यूअल की भी ये है कि वो भी इस तरह कर दी है कि वो जो है ना अगर कोई 2 साल की करवाना चाहता है तो एक तो 10,000 से उसको 5,000 कर दी है और अगर कोई 2 साल करवाना चाहता, 2 साल की कराना चाहता है तो 2,000 रुपये दे के करवा ले। तो उसमें अच्छा काफी सर, आसानियां पैदा कर दी हैं। तो ये वो ये कुछ लोग खास मोटिव के तहत, चूंकि ये हम कर चुके हैं और वो सारी चीजें अभी ये इस महीने के आखिर तक नोटिफाई हो जाएंगी। अगर हमारी वेबसाइट देखें तो फॉर्म में मेरा ख्याल है ऑलरेडी हम इसको डिपिक्ट कर चुके हैं। तो जो ये नए बच्चे ग्रेट अब न्यूज़ आ है। रहे हैं वो जो करवाएंगे उनको 5,000 ही देना पड़ेगा। वो कुछ लोग खास मोटिव के तहत जो है ना चूंकि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई FIA में और बाकी इदारों में जारी हुई है तो वो PVMC को डिफेम करने के लिए लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो भी PVMC में हुई हैं वो गवर्नमेंट के ऑथराइज तरीके के मुताबिक, रेगुलेशंस के मुताबिक हुई थी। जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई थी तो उन्हीं साहब के साइनों के साथ ये मिनट्स जारी हुए थे। तमाम जो फॉर्म जो 10,000 रुपए वाले थे उन पे उन्हीं रजिस्ट्रार साहब के ही साइन हैं और उन्होंने ही वो सारी चीज़ें जारी की थी। अब वो आके जो मर्जी कहें, अब मेरा वो मिजाज नहीं है कि हम उनको इस तरह रिस्पॉन्ड करें। वो गवर्नमेंट के मरवजा तरीके और गवर्नमेंट का अकाउंट है जिसमें वो पैसे जमा होते हैं, किसी की जेब में तो नहीं जा रहे वो पैसे। और वो उस वक़्त का फैसला था, काउंसिल का फैसला था, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने देखा कि बच्चे डिस्टर्ब हैं तो हमने एक इमरजेंट मीटिंग रखी, सिंगल पॉइंट एजेंडा था। हमने वो कराची में वो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है और उसमें हमने ये कर दिया है। सिर्फ हम उसको फाइनलिटी इसलिए नहीं दे रहे कि वो रिक्वायरमेंट है कि वो रेटिफाई हो काउंसिल से, तो वो थ्रू सर्कुलेशन हम काउंसिल के मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए वो सिंपैथेटिक व्यू लें और वो चीज़ इंशाल्लाह ये तो आसानी बड़ी बच्चों को बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ है तमाम लोगों के लिए। एक सर एक चीज इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें बता दीजिए कि काइंडली जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या उसको खत्म कर दिया नहीं, गया? वो काउंसिल ने बड़ी डिलिब्रेशन की थी और वो इसलिए ख़त्म की थी कि पूरी दुनिया में ये जो रिन्यूअल का मैकेनिज्म है उसके वक़्त वो रखते हैं कि कोई बंदा जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन में वो इन्वॉल्व रहे, वो कोई कुछ क्रेडिटार वो अपने उस दौरान कोई सेमिनार अटेंड करे, कोई वर्कशॉप्स अटेंड करे तो उसकी हो आगे रिन्यूअल।
तो अगर हमने उसको लाइफ लॉन्ग दे दिया तो वो तो दोबारा हमारे पास आएगा ही नहीं, और हम उसको कैसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन में आगे लेके जाएंगे। तो वो बेसिकली वो चीज़ें थी जो बाज़ औक़ात हम कई एरियाज़ में चलना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पे लोगों में जो हमारे फार फ्लंग एरियाज से लोग हैं वो रेजिस्टेंस आ जाती है। चूँकि ये ऑल ओवर पाकिस्तान इम्प्लीमेंट होना होता है, तो अपने बलोचिस्तान के भी कॉलीग्स को देखना होता है, सिंध के कॉलीग्स को भी देखना होता है, तो वो बाज़ औक़ात उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर इस वजह से कंसेंसस ना होने की वजह से रुक जाती है। तो मगर इंशाल्लाह वो हमने ये एक बिल्कुल इन्फॉर्म्ड डिसीजन था कि लाइफ मेंबरशिप जो है वो ख़त्म कर दी है। और मैं आज आपके तवज्जुह से ये मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं इस जिम्मेदारी पे रहा प्रेसिडेंट पीवीएमसी के, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज जो हैं वो अदर देन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज इतने बढ़ा लें कि हम इनको ये 5,000 से भी हम इसको 1,000 पे ले जाएं। ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ जी, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया जाए। डॉक्टर वसीम साहब, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, डॉक्टर वसीम साहब का माइक अनम्यूट किया जाए। हम लास्टली 1 से 2 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वसीम से जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले जो है बड़ा थैंक यू, आपने जो है हमारा माइक अनम्यूट किया, बल्कि ना सिर्फ इस सेशन में बाकी कई बार आपने हमें अनम्यूट किया और हमें ये मौका मिला कि कुछ ना कुछ बोल पाए। तो जी सर, 2 चीजें डिस्कस करनी थी। एक तो एनिमल वेलफेयर के हवाले से। देखिए सर, एनिमल वेलफेयर के हवाले से जो हमने पॉइंट एक लिया था कि मेल प्रैक्टिसेस का, तो मेल प्रैक्टिसेस में हमारे सिंध के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन जो है वो डेमोक्रेटिक बुनियाद पर चल रही है और डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके मेंबर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम उनकी ये जिम्मेदारी करते हैं कि हमारे जो वेटनेरियंस हैं या पैरावेट्स हैं वो जो बेड प्रैक्टिसेस की तरफ, मेल प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे हैं, उनकी हम पीएमसी रजिस्ट्रेशन ही उसको इतनी अथॉरिटी हो कि वो पीएमसी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करवा सकें। जहां तक मैंने सुना है कि पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन का एक प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी जो है वो पीएमसी का मेंबर होता है, उसके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो लाइसेंस कैंसिल कर दे। अगर ये अथॉरिटी होगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इसको सही तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। एक सर ये चीज थी। और दूसरी बात जो सर ने की कि वेटनेरियंस जो है वो एसेट है। तो वेटनेरियंस जो एसेट हमारे तब बनेंगे जब हम पूरी दुनिया में अभी एंटरप्रेन्योरशिप का एक चैलेंजेस आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आगे आ रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को, ट्रेंड को हम क्यों जो है वो इनकरेज नहीं कर रहे अभी तक? अगर हमारे पास सिंध में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है, पंजाब में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है, वो इस चीज को क्यों एक अलग चैप्टर करके नहीं लेकर आ रहे? अगर हम इस चीज को इनकरेज करें कि हम कुछ ना कुछ बजट जो है वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स का, फेडरल का या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स का कुछ बजट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंटरप्रेन्योर के लिए लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि हम वाकई में जो है वो एसेट साबित होंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, उनकी इकोनॉमी के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, इन्फ्लेशन रेट के लिए, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ के लिए, जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं उन पर हम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। थैंक यू डॉक्टर वसीम। डॉक्टर वसीम लगारी साहब, आपका जो दूसरा पॉइंट है वो मेरा ख्याल है मैं पहले ले लेता हूँ। आपकी जो बातें हैं मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो प्रोविंशियल लेवल पे जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं, जो वहाँ के जो प्रोविंशियल हमारे वेटनरी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, उनको इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। जहाँ कहीं भी हमें पीवीएमसी से आपको सपोर्ट चाहिए हो, हम पूरी सपोर्ट देंगे। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक मिसाल है पंजाब गवर्नमेंट में भी कि जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए उन्होंने लोन और इस तरह का सिस्टम जो है वो शुरू किया था, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी और ऐसे। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें जाना चाहिए। और जो भी हमारे वेटनेरियन, अभी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स आ भी रही हैं, तो अभी पिछले दिनों नेशनल बैंक वाले आए हुए थे और वो भी बता रहे थे, वो सिंध के अंदर भी और पंजाब में भी वो उनकी कुछ स्कीम है। तो मैं रेफर करूंगा डॉक्टर वसीम लगारी साहब को कि वो ज़रा नेशनल बैंक की वो जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने इनको इनकरेज किया है उसको देखें, और उसमें वेटनेरियन और बाकी सारे प्रोफेशनल्स की आगे जॉब वो मतलब कारोबार की तरफ जाने में, स्टार्टअप्स के लिए
उनकी फंडिंग की हैं, बल्कि उन्होंने लाहौर में वेटनरी एकेडमी को चुना है कि इस सिलसिले में जो लोग आना चाहेंगे उनके पास उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कहा है जी कि वेटनरी एकेडमी में से हम उनको ट्रेन भी करवाएंगे, जिनको हम लोन देंगे, या उनका जो स्टाफ है जो इस वक्त उस लोनिंग प्रोसेस में है उनकी भी ट्रेनिंग के लिए वो कह रहे हैं। बाकी जो आपने बात की कि किसी के पास ये इख्तियार होना चाहिए, तो ये इख्तियार तो प्रेसिडेंट पीवीएमसी के पास भी नहीं है कि वो बजुम्बश कलम अपनी तलवार घुमाए और वो किसी का वो घाटा उतार दे। तो ये मेरा ख्याल है अब दौर ख़त्म हो गए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को इस तरीके से बगैर मौका दिए उसकी हेयरिंग किए बगैर। तो बाकी इसके लिए कोई हमारे पास आपके सिंध से कोई कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है पीवीएमसी में कि आपने किसी के अनएथिकल मामलात को हमारे पे रिपोर्ट किया हो और हमने उसके खिलाफ प्रोसीडिंग ना की हो। तो अगर कोई ऐसा जेन्युइन वाकया है तो पहले तो वहाँ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसकी रिपोर्ट करें, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती तो पीवीएमसी को लिखें, वो हमारे पास जो एथिकल जो शोबा है उसके तहत हम कमेटी बना के उसमें उसको प्रोसीड करेंगे और उसको अगर कोई वाकई वो उसने कोई गलत काम किया है तो पेनलाइज करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो ना वो प्रैक्टिस कर सकता है ना वो कोई किसी जगह उसको जॉब मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर दपीश, आपने काफी देर तक हाथ खड़ा रखा, माय अपॉलॉजीज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इनका माइक अनम्यूट किया जाए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन प्लीज, डॉक्टर दपीश। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। सर बहुत अच्छा सेशन रहा सर। मेरा एक ही सवाल था कि ये जो हम अभी लैब एनिमल्स वगैरह हमारी लेबोरेटरी की रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो आया हमारे पास कोई ऐसी इथिकल कमेटी बनी हुई है फेडरल वाइज या नेशन वाइज या प्रोविंस वाइज जो हमें इम्प्लीमेंट करे कि हम कितने नंबर ऑफ एनिमल्स लें और उनके ऊपर अगर कोई ट्रायल के दौरान कोई इशू होता है तो उनको हम कैसे यूथनाइज करें और उसको हम कैसे रेगुलराइज करें? तो ये ऐसी कोई एनिमल वेलफेयर और इथिकल कमेटी हमारे पास बनी हुई है? अगर नहीं बनी हुई है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कौन सी पॉलिसी चल रही है? थैंक्स डॉक्टर दपीश। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपका जो साइड पोस्ट था वो बड़ा ज़बरदस्त था लेबॉर्ट्री में काम करते हुए, तो इस पे आपको मुबारकबाद। और दूसरी बात ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी सेटिंग की बात करें रिसर्च के हवाले से, तो हर यूनिवर्सिटी में ये मैंडेटरी है कि वो एनिमल रिव्यू कमेटी या उसके एथिकल रिव्यू कमेटी बनाए, क्योंकि उसके बगैर तो उसकी रिसर्च छप नहीं सकती किसी भी अच्छे जर्नल में। तो वो तो मैंडेटरी है और हमारी ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इस तरह की कमेटीज़ बनी हुई हैं और उसके टीओआर हैं। यूआस ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का जो एनिमल के हवाले से यूज़ का जो पूरा उनका है सेटअप, वो पॉलिसी उसको अडॉप्ट की हुई है अपने स्टैट्यूटरी बॉडी से। तो आपके ऊपर भी है कि जितने भी रिसर्च के इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस तरह के जो दुनिया में जो अच्छे मॉडल बने हुए हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको अडॉप्ट कर लें, वो कोई मसला नहीं है उसमें। मगर हम एटलीस्ट पंजाब के लेवल पे हेल्प कर रहे हैं जो SPCA के तहत, कि जो हम अब नया ड्राफ्ट बना रहे हैं उसके अंदर हम ये चीज़ों को रख रहे हैं। तो वो जाहिर है वो तो अभी बनने के मराहल में है और इंशाल्लाह आपकी ये जो तजवीज़ है उसमें हम उसको वो कैटर होगी कि जो पेन ना क्रिएट हो, अननेसेसरी हम वो जानवर ना इस्तेमाल करें। और उनको बाहर तो दुनिया में आपको पता है कि अगर वो उसी जो एनिमल के यूज़ एंड केयर कमेटी होती हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, तो उस पे तो बाकायदा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाता है कि अगर किसी जगह उसने जानवर रखे हैं, उसको खुराक नहीं अंदर आगे डली हुई, पानी नहीं डला हुआ, या वो कोई ऐसा काम है जिससे एनिमल का अब्यूज़ हो रहा है, तो वो तो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो अभी हमारे यहाँ भी जाहिर है ये डिस्कशंस होंगी इस तरह की, और जदून साहब इसमें रिंग लीडर हैं, वो लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अवेयरनेस जैसे जैसे बनती जाएगी, लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होगी, हम लोगों को ज़हनी तौर पे मैच्योर इस तरफ होंगे, तो इंशाल्लाह ये इस सिलसिले में भी आगे से आगे चलता चला जाएगा। बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क जो पहले नहीं थे
अब आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी एनिमल हेल्थ के लिए एक एक्ट बनाया है। फेडरल गवर्नमेंट ने अभी प्लानिंग कमीशन ने मुझे कहा था, तो हमने नेशनल एनिमल हेल्थ एक्ट पिछले 70 साल में नहीं था, अब वो भी हमने उसका पहला ड्राफ्ट प्लानिंग कमीशन को भेज दिया। अब वो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है वो उसको देख रही है। तो इंशाल्लाह इस तरह जो जो चीज़ें मिसिंग हैं वो हम लोगों ने ही उसके लिए फाइट करना है। फाइट इन द सेंस के वो एहतजाज करके वो बसें नहीं तोड़नी, आग नहीं लगानी, बल्कि एक बड़े अच्छे सुलझे हुए तरीके से अपनी बात कन्वे करनी है। और लिखने का हमें आना चाहिए, लिख के हम प्रॉपर फोरम में रखें। सोशल मीडिया पे डालना वो भी मैं नहीं समझता कि वो राइट वे है। जिस मिनिस्ट्री जिस डिपार्टमेंट का है उसके हेड को हम लेटर लिखें। देखिए 10,000 बंदे को पता हो और उस बंदे को नहीं पता हो तो उसका भी फायदा कोई नहीं है। तो पहला लेटर हम उसको लिखें और उससे डिलिबरेट करें, उनसे टाइम लेके उनसे बात करें और अपनी गुजारिशात उनके आगे रखें। ये जो बेटी ने भी, साहर ने भी बात की थी, वो मेरा ख्याल है लाइफ स्टॉक के जो सेक्रेटरी हैं उनसे ये इनको टाइम लेके उनसे अच्छे तरीके से बात करें, तो डेफिनेटली वो बात को सुनेंगे और वो उसका असर भी होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कि आपने वक्त निकाला, आपने बड़ी तफसील से और बड़े तामुल से तमाम चीज़ों को हमें बताया, सिखाया। और मैं मशकूर हूँ आपका एज अ टीचर, एज अ प्रेसिडेंट PVMC का, कि आपने तमाम चीज़ों की यकीन दहानी भी कराई कि आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और उसकी जो बेसिक इकाई यही है कि हमने वेटरनरी प्रोफेशंस की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम भी करना है, साथ ही साथ एनिमल वेलफेयर पे भी काम करना, और जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जॉब प्लेसमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज के भी डायरेक्टली जो है उसका इम्पैक्ट है। साथ ही साथ आपने जैसे बताया कि हमने इंटरप्रेन्योरियल जो कोर्सेज हैं उनको इनकलकेट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज हों, और जो हमारी जो जॉब प्लेसमेंट्स हैं, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम से कम किया जाए। और ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयरिंग इज केयरिंग, कि हमें अगर अपने मसाइल या प्रॉब्लम्स हैं तो हमें कंसर्निंग लोगों को लिख के उनकी रिक्वेस्ट करनी चाहिए ताकि प्रॉपर चैनल के साथ हम उनके जो है ना वो आंसर ले सकें, या आंसर यस होगा या नो होगा। अगर नो होगा तो हमें उसकी लॉजिकल चीजें पता लगी। साथ ही साथ आपने ये भी कमिटमेंट दिया कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो रजिस्ट्रेशन फीस है उनके अंदर और कमी की जाएगी और सेल्फ फंड जनरेशन पे काम किया जाएगा ताकि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो वेटनेरियन वेलफेयर है उसके ऊपर काम कर सकें। और मैं तमाम लोगों को, दोस्तों को मशहूर हूँ कि जिन्होंने बड़े डिसिप्लिन वे में जो है वो अच्छे सवाल पूछे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मैंने इनवाइट भी किया था कि वो आते और सवाल पूछते, क्योंकि ये फोरम था और ये वो शख्सियत थी या वो एक अथॉरिटी थी जो हमारे सामने बैठी थी और अच्छे तरीके से हमें जो है ना वो गाइड कर सकते थे। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये जो प्रोफेशनल कोचिंग का जो थीम है ये हम कंटिन्यू रखेंगे। और इसका मेन पर्पस ही ये है कि अगर कोई चीज हम समझते हैं कि एज अ प्रोफेशनल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर या हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर आ रहे हैं, तो हम उनको कलेक्टिवली उनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, डेलिब्रेशंस कर सकते हैं, उनके ऊपर सजेशंस दे सकते हैं, उनके ऊपर राय ले सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है हम कंटिन्यू रखेंगे और इसके अंदर हम डिफरेंट लोगों को गाय बगाए जो इनवाइट करेंगे ताकि हम एक लिंक क्रिएट कर सकें जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के दरमियान, और साथ ही साथ जो हमारे मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको हम कनेक्ट कर सकें ताकि वो हमारी अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकें। मैं अगेन सर के टाइम का शुक्रगुजार हूँ, PVMC का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को जॉइंट वेंचर के तौर पे लॉन्च करने की इजाजत दी। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम जो फॉर बेटरमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स है उसके ऊपर काम कंटिन्यू रखेंगे। स्टिल जिन लोगों के क्वेश्चंस के हम आंसर कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और जो स्टिल जिनके क्वेश्चंस रहते हैं वो काइंडली अपने रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस भेजें, हम उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करेंगे ताकि आपकी कोई तशनगी ना रहे। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह हम ईद उल अज़हा मना रहे होंगे। और आखिर पे ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोविड की SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और मिल के प्रोफेशन की बेटरमेंट के लिए काम करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें डॉक्टर साहब अगर आप अलाउ करें तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज जो हुई है, ये इस सिलसिले में डिस्कशन हुई है,
मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी डिस्कशन थी और आपको इस सारी एफर्ट पे अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी शुक्रिया, पेशेंस हियरिंग का भी शुक्रिया। हम इस प्रोफेशन के खादिम हैं और जब भी प्रोफेशन हमें हुक्म देगा, मैं दोबारा भी जब आप बुलाएं तो मैं दोबारा भी हाजिर हूँगा इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और इंशाल्लाह जो भी ऐसी जेन्युइन बातें होंगी वो अगर कहीं हमसे गलती होगी तो हम सॉरी कर लेंगे, इस तरह की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह इस प्रोफेशन को आगे जाना है और हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए अपना अपना रोल प्ले करे और इस प्रोफेशन को चार चांद लगाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए प्रोग्राम नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुदा हाफिज।